नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो करंट अफेयर्स का ना होकर वो हिस्ट्री का मुद्दा है। वो एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जो कि चीन के इतिहास के अंदर सबसे दर्दनाक हत्याकांड जो है वो हुआ। इसको कहा जाता है तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। तियानमेन स्क्वायर के अंदर तियानमेन जो चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर एक हत्याकांड जो है वो किया गया, या हत्याकांड से ज्यादा बड़ा शब्द कहा जाए कि नरसंहार जो है वो हुआ। 1989 के अंदर वो नरसंहार हुआ था। आज 4 जून जो है, 4 जून को उसकी 31वीं एनिवर्सरी है, उसकी वर्षगांठ है, और इसलिए हम वापस उस मुद्दे को याद करते हैं कि कितने लोग जो है वो उस इस मैसेकर के अंदर मारे गए और क्या इवेंट्स रहे, क्या ये हत्याकांड कैसे हुआ, क्या इससे पहले के इवेंट्स क्या थे, और इसके इम्पैक्ट जो है वो चाइनीज जो सोसाइटी है उसके ऊपर और चाइनीज जो पॉलिटी है उसके ऊपर किस प्रकार के इम्पैक्ट जो है वो रहे। तो ये तियानमेन जो है वहां पर एक चौराहा है बीजिंग के अंदर। चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग में तियानमेन नाम का एक चौराहा है, वहां पर ये मैसेकर जो है वो हुआ था। इसके बारे में ज्यादा जाने इससे पहले यहाँ पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर को अगर हम और ज्यादा ढंग से देखें तो इस प्रकार की है। इसमें एक तरफ जो है वो टैंक खड़े हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है। एक व्यक्ति एक साधारण सा आदमी है जिसके पास में 2 थैले हैं, और इन थैलों के साथ में वो व्यक्ति इन सभी टैंक जो है उन टैंकों के सामने खड़ा है। इस तस्वीर को देखकर हमें पहले तो ये प्रश्न सामने आता है कि आखिर इनमें से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या कई युद्धों को जिताने वाले ये टैंक ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर ये साधारण सा आदमी ये शक्तिशाली है? क्या इन टैंकों के अंदर जो बॉम्ब है वो शक्तिशाली है, या फिर इस व्यक्ति के अंदर जो साहस है वो शक्तिशाली है? और क्या ये टैंक जिसके साथ खड़े हैं, जिस अन्याय के साथ खड़े हैं, क्या वो शक्तिशाली है, या न्याय के साथ खड़ा हुआ ये अकेला व्यक्ति शक्तिशाली है? तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर तियानमेन स्क्वायर का जो मैसेकर था उसके अगले दिन 5 जून की ये तस्वीर है, जिसके अंदर चीन के अंदर बीजिंग की सड़कों पर कई टैंक जो है वो दौड़े, और इस एक व्यक्ति ने उन सभी टैंकों को चैलेंज जो है वो किया। इसीलिए इस व्यक्ति को जो है वो टैंक मैन भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि इतने सारे टैंक जो है वो बुलाने पड़े, और चीन के अंदर इस प्रकार की इवेंट्स जो है वो कैसे हुई? तो इसके लिए हमें थोड़ा 1989 से पहले जो है वो जाना पड़ेगा। और 1989 से पहले अगर हम देखें तो शुरुआत होती है यहाँ पर 1978 से। 1978 के अंदर चीन के अंदर जो व्यक्ति थे पावर के अंदर, उनका नाम था डेंग शियोपिंग। और डेंग शियोपिंग जो है उनको चीन के अंदर मॉडर्न जो चाइना है, आधुनिक चीन जो उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेंग शियोपिंग ने कुछ सुधार जो है वहां पर किए थे। एक कम्युनिस्ट जो चाइना था, उस कम्युनिस्ट चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म करके उसकी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी बना दिया। यानी वो राजनीतिक रूप से तो कम्युनिस्ट रहे, परंतु उन्होंने आर्थिक रूप से जो पूंजीवाद है उस पूंजीवाद को अपना लिया। इनके द्वारा एक नारा दिया गया कि 4 मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमको करने, 4 प्रकार के आधुनिकीकरण करने। क्या है 4 आधुनिकीकरण के अंदर? आधुनिक एग्रीकल्चर, जो कृषि है वो आधुनिक होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। आधुनिक इंडस्ट्रीज, उद्योग आधुनिक होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आधुनिक होनी चाहिए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई रिसर्च की जाए। और जो मिलिट्री है उस मिलिट्री का भी रिफॉर्म किया जाए, वो भी आधुनिक मिलिट्री जो है वो अपनाई जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े सुधार जो है वो किए। और बड़े सुधार करने के बाद में ऐसा लगा कि जो कम्युनिस्ट चाइना है वो अब थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है, और कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है तो ये सिर्फ इकोनॉमिक बात नहीं रह सकती, अर्थव्यवस्था की बात नहीं रह सकती। इसका जो जुड़ाव है वो उसके बाद में राजनीति से भी होगा। राजनीतिक अधिकारों की मांग जो है वो भी की गई। जैसे कैपिटलिस्ट देश के अंदर होता है कि वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी होती है वो हुआ करती है। तो उस प्रकार की चीजों की मांग भी यहाँ पर जो है वो बढ़ गई, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो भी दी जानी चाहिए, और चीन जो है उसमें लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। अब एक तरफ तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ जो डेंग जियोपिंग है उसकी सत्ता के अंदर कुछ कमियां जो है वो भी दिखाई दी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो शुरू हो गई। उनके अंदर एक सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। ये सत्ता का अगर हम संघर्ष को देखें तो ये कुछ मुख्य लोग जो है उसमें शामिल थे। इनका नाम है हु याबिंग। हु याबिंग जो है वो छठे वहां पर जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और इन्होंने सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक
मूवमेंट की जो मांग चल रही थी, जो लोग जो स्टूडेंट्स खासकर जो लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, उसका समर्थन इन्होंने करना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको जो है वो अब कम्युनिस्ट चाइना को, माओ जेडुंग का जो इतिहास था उसको छोड़कर या उसकी जो लेगेसी थी उसको छोड़कर अब हमें लोकतंत्र की ओर आगे जाना चाहिए। परंतु इनके डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, इनके सपोर्ट के कारण 1987 में 1987 के अंदर इनको यहां से हटा दिया। 1987 के अंदर इनको कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो निकाल दिया गया। उसके बाद में जो नए जनरल सेक्रेटरी बने थे उनका नाम था जाओ जियांग। एक तरफ तो ये दो व्यक्ति हैं, हु याबिंग, और दूसरी तरफ ये जाओ जियांग, और तीसरी तरफ एक और व्यक्ति है, उसका नाम है ली पेंग। अब और सेंट्रल के अंदर जो व्यक्ति थे वो थे डेंग जियाओपिंग, जो कि चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। इन दोनों के बीच में संघर्ष हुए। संघर्ष किस प्रकार से? एक तरफ तो वहां पर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की मांग बढ़ रही थी, स्टूडेंट जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो धड़ों में बट गई। एक धड़ा जो है वो तो जाओ जियांग का था। जाओ जियांग का जो धड़ा था वो तो ये चाहता था कि इस प्रकार के मूवमेंट जो है उनको क्रश नहीं किया जाए या इन लोगों को जो है वो दबाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो धड़ा था वो था ली पेंग का। ली पेंग जो है वो ये चाहते थे कि ऐसे किसी भी जो मूवमेंट है उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, उसको किसी प्रकार से हमें उसको सहनशीलता जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, उसको पूर्ण रूप से क्रश कर दिया जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो चलने लगी और इसके कारण स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद में एक बड़ा इवेंट जो हुआ वो हुआ अप्रैल 1989 को। 14 अप्रैल 1989 को ये जो हु याबिंग थे उनकी मृत्यु होगी। हु याबिंग की मृत्यु होने के बाद में बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे और सपोर्टर थे, इस वजह से बहुत सारे लोग उनके और अगर उनकी जो डेथ है और डेथ के बाद जो फ्यूनरल हुआ उस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो आए और इसके कारण जो डेमोक्रेसी की मांग थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब बहुत सारे लोग जो है वो इसकी मांग करने लगे और जो ये प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट अब और ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये हु याबिंग जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई और लिबर्टी या फिर जो स्वतंत्रता है उसकी स्वतंत्रता की मांग जो है वो यहाँ पर जारी होगी और इसके कारण प्रोटेस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ता गया। प्रोटेस्ट बढ़ता गया तो इन लोगों ने 13 मई, अब अप्रैल के अंदर तो इस हु याबिंग की जो है वो मृत्यु होती है। 13 मई 1989 को वहां पर एक हंगर स्ट्राइक जो है वो शुरू की गई। बीजिंग, ये बीजिंग है, बीजिंग के अंदर यहां पर ये जो हमको दिख रहा है वो है तियानमेन और तियानमेन के सामने ये जो है इसको कहा गया चौराहा, ये चौराहा है वो, और इस चौराहे पर इस तरफ ये जितने लोग बैठे हैं ये सभी लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक करने के लिए, वो जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर भूख हड़ताल करके वो लोग बैठ गए और इस प्रकार मांग जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगी। और उसी समय चाइनीज को अब जो सत्ता है वो चाइनीज सत्ता अब ज्यादा अनईजी होने लगी इन प्रोटेस्ट से, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गए थे। बीजिंग शहर के अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट, इसके अलावा बाकी सामान्य नागरिक जो है वो भी उसमें शामिल हो चुके थे। इवन जो वहां पर ट्रेवल के लिए जो ऑटो ड्राइवर वगैरह थे उन सब लोगों ने स्टूडेंट्स को या फिर जो भी उस प्रोटेस्ट साइट के ऊपर जाना चाहता था उन सभी को वहां पर जाने के अंदर जो मदद है वो भी करना शुरू कर दिया और फ्री के अंदर मूवमेंट जो है करवाने शुरू कर दी। यानी एक बड़ा आंदोलन जो है वहां पर खड़ा हो रहा था। दूसरी तरफ चीन के अंदर उस समय जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे मिखाइल गॉर्बाचेव की यात्रा होने वाली थी चीन के अंदर और वो यात्रा के अंदर के बाद में जो उनका जो स्वागत समारोह है वो इस तियानमेन स्क्वायर के ऊपर ही होने वाला था और इसलिए चीन की अब और ज्यादा उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई कि अब फॉरेन मीडिया जो है वो भी यहाँ आ चुका है और वो इन सभी चीजों को कवर कर रहा है और इसके कारण जो सत्ता है उस सत्ता को सीधा चैलेंज मिल रहा है और ये जो चैलेंज है उस चैलेंज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो मिखाइल गॉर्बाचेव का जो स्वागत है वो एयरपोर्ट पर ही किया गया, यहाँ पर जो है स्वागत नहीं किया गया। हालांकि मिखाइल गॉर्बाचेव की जो यात्रा है उसके अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट जो है वो उस समय नहीं हुआ, परंतु चीन इस जो ये जितने भी मूवमेंट चल रहे थे इससे परेशान जरूर हो गए और परेशान होने के कारण 20 मई 1989 को उन्होंने चीन के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। चीन का ये जो क्षेत्र है उसमें मार्शल लॉ लगा दिया गया और मार्शल लॉ लगाने के का अर्थ होता है कि अब वो सैन्य जो गतिविधियां हैं अब वहां बढ़ा दी जाएगी और सेना का कंट्रोल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर मार्शल लॉ लग गया 20 मई 1989 को और मार्शल लॉ लगने के कारण ये जो सैनिक है वो वहां पर आ गए और सैनिक आकर उन्होंने इस जो क्षेत्र को घेरने की कोशिश जो है वो की
बड़े स्तर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया, वहां पर जो सड़कें हैं सड़कों पर इस प्रकार के टैंक जो है वो लेकर आए ताकि जो लोग हैं उन लोगों के अंदर भय क्रिएट किया जा सके। परंतु लोगों के अंदर सिर्फ टैंक को या मिलिट्री को देखकर भय जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा था। इवन जो प्रोटेस्ट साइट है उसके ऊपर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी, तो चीन के अंदर प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो गई। इसके बाद में बड़ा इवेंट जो हुआ वो हुआ 4 जून 1989 को। आज 4 जून है, आज से 31 साल पहले जो है वो 4 जून 1989 को एक बड़ा इवेंट हुआ और उस इवेंट के अंदर ये जितने लोग थे, जो आर्मी थी, उस आर्मी ने उस प्रोटेस्ट साइट को घेर लिया। प्रोटेस्ट साइट को घेरने के बाद में रात को लगभग 1 बजे जो है वो जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स पे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। निहत्थे प्रोटेस्टर्स थे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बात कर रहे थे और उनके ऊपर गोलीबारी जो है वो करना शुरू कर दिया। और गोलीबारी शुरू करने के कारण बहुत बड़ी स्तर के अंदर लोग जो है उसमें मारे गए। जो कई लोग वहां पर भागे, कई जो है वो उन्होंने सामना भी किया, कईयों ने पत्थरबाजी वगैरह भी की, परंतु सामने जब गोलियां आ रही है तो पत्थरबाजी जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती और इस वजह से वो जो निहत्थे लोग थे उन निहत्थे लोगों को उस समय मार दिया गया। और ये इसी को जो है वो कहा जाता है तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। तियानमेन स्क्वायर का उस चौराहे का ये जो नरसंहार है, उस नरसंहार 4 जून 1989 को हुआ जब निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से गोलियां बरसाई गई। अगले दिन जो है वो इसको पूरे विश्व के अंदर जो न्यूज थी उसके अंदर इसको कई तरीके से छापा गया। कितने लोग मारे गए इसके एस्टिमेट के अंदर आज भी जो है वो कई प्रकार की बातें हैं। चीन का जो खुद का कहना है वो तो ये कहना है, कई जगह तो ये कहा जाता है कि मात्र 23 लोग ही मरे थे, कई जगह ये कहा जाता है कि मात्र 200 लोग मरे थे। परंतु अगर हम वहां पर देखें तो टोटल जो डेथ काउंट है वो डेथ काउंट 10,000 से भी ज्यादा है। तो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो इस दिन वहां पर मार दिया गया था और इसलिए इस हत्याकांड को याद करना जो है वो जरूरी है। पूरे विश्व को ये पता लगना चाहिए कि चीन है, चीन के द्वारा अपने ही नागरिकों के ऊपर किस प्रकार से गोली चलाई गई और किस प्रकार से वहां पर मानवाधिकारों का हनन जो है वो किया गया। तो ये मैसेकर जो है वो हुआ। अब अगर देखें कि भाई इतना इनको इतने सीधे आप जो है वो गोली चलाने की कहां जरूरत है या फिर ऐसा मिलिट्री बुलाकर ये सब करने की कहां जरूरत है। अगर आपको लगता था कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है तो प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए लाठीचार्ज किया जा सकता था, उसके लिए आप जो वाटर कैनन है वो भी उसका यूज किया जा सकता था, आपके द्वारा जो है टीयर गैसेस का यूज किया जा सकता था। बहुत सारे देशों के अंदर इस प्रकार, इवन डेमोक्रेटिक देशों के अंदर भी विरोध प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शनों को दूर करने के लिए इस प्रकार के टैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर दंगे भी हो जाए तो दंगों को भी दूर करने के लिए इस प्रकार के टैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। परंतु यहां तो सीधे जो है निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कर दी गई। ये क्यों किया गया, इसका अगर हम जाकर और एनालिसिस करें तो ये इसलिए किया गया, सबसे पहले तो जो चीन की जो सत्ता है वो वहां के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती थी। स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कि चीन की सत्ता किसी भी कारण से उस सत्ता को चैलेंज जो है स्वीकार नहीं करेगी और किसी प्रकार का अगर सत्ता को चैलेंज करता हुआ कोई मूवमेंट खड़ा होता है तो उसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है अपनाई जाएगी, किसी प्रकार से उसको सहा नहीं जाएगा और उसके लिए जो एक्सेसिव फोर्स हो सकती है उस एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये जो फोर्स है वो सिर्फ उस आंदोलन को दबाने के लिए नहीं की गई, ये फोर्स का इस्तेमाल जो है वो भविष्य के आंदोलनों को भी दबाने के लिए किया गया कि आज तो ये है ही और इतना बड़ा नरसंहार करो, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दो कि भविष्य के अंदर भी कोई व्यक्ति जो खड़ा ना हो और चीन की सत्ता को चुनौती ना दे सके। तो इसलिए उन्होंने इस एक्सेसिव जो फोर्स है उसका प्रयोग किया। इसके अलावा दूसरा, चीन को लगता था कि ये जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट के अंदर जो फॉरेन सपोर्ट है वो भी इन लोगों को मिल रहा है, विदेशी हाथ जो है वो भी, और इसलिए वो दूसरे देशों को भी ये मैसेज देना चाहता था कि चीन के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे और अगर किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो चीन जो है वो ऐसे सभी मूवमेंट्स को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा और इसके लिए जो सत्ता है उस सत्ता का पूरा प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार कम्युनिस्ट शक्ति जो है उस कम्युनिस्ट शक्ति ने अपने को जो चैलेंज, उस चैलेंज को समाप्त कर दिया। फिर तीसरा मैसेज जो है वो दिया गया पॉलिटिकल जो राइवलरी चल रही थी पार्टी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी उसको भी ये संदेश दिया गया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी कॉमरेड इस प्रकार के अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट का समर्थन करता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो
जाओजियांग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 वर्ष के लिए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को का समर्थन किया था। और समर्थन भी इतना ही किया था कि उन्होंने एक बार स्टूडेंट्स को ये कहा कि भाई आप ये आंदोलन जो है उसको बंद कर दो, और आंदोलन को बंद करने पर उसके बाद में हम जो है वो आपकी डिमांड्स को सुनेंगे और आपकी जो भी मांग है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये जो चैलेंज था या फिर ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया। और इवन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो जो लोग उस डेमोक्रेटिक मूवमेंट के समर्थन में थे, उन सभी को पार्टी से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से पार्टी के अंदर भी सत्ता को ये बढ़ा दिया गया कि भाई पार्टी में जो सत्ता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ली पेंग जैसे लोग जो थे वो अब सत्ता के और ज्यादा करीब जा चुके थे। तो इस तरीके से पार्टी के अंदर उन्होंने जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को भी खत्म करने का काम जो है वो किया। तो ये पावर स्ट्रगल जो है, पावर स्ट्रगल भी समाप्त हो गई, और ये निश्चित हो गया कि चीन के अंदर अब भविष्य में कोई डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा तो उसका हश्र जो है वो तियानमेन स्क्वायर जैसा होगा। तो इसलिए तियानमेन स्क्वायर की जो एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी को याद करना जरूरी है कि कम्युनिस्ट जो है उन कम्युनिस्ट सत्ता के द्वारा क्या क्या किया गया। परंतु चीन के अंदर ये जो बात है, इस बात को पूर्ण रूप से वाइप आउट कर दिया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, कई लोगों को गायब किया, कई सालों के लिए जो है वो लोगों को जेल में रखा गया। इवन ये कहा जाता है तियानमेन जो चौराहा है वहां पर माओ जेडांग का एक फोटो लगा हुआ है, और उस माओ जेडांग का फोटो जो है, उस फोटो पर एक स्टूडेंट ऐसा था जिस स्टूडेंट ने उस फोटो के ऊपर शाई फेंक दी थी, और शाई फेंकी उस स्टूडेंट को उसके बाद में गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अभी 2006 में जाकर उस व्यक्ति को जो है उन्होंने रिलीज किया, यानी 1989 में गिरफ्तार किया और 2006 में रिलीज किया। किस गुनाह पर? सिर्फ इतना गुनाह कि आपने माओ जेडांग जो है, उस माओ जेडांग की सत्ता को कैसे चैलेंज किया। ये होता है कम्युनिज्म, ये होता है साम्यवाद, ये होता है वामपंथ। जिस वामपंथ के भारत के अंदर वामपंथी जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है या फिर हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये है, परंतु यहाँ पर जो भी चीज हुई वो चीज जो है वो वामपंथ के द्वारा ही किया गया। कम्युनिज्म जो है, उस कम्युनिज्म के द्वारा ही ये चीजें जो है वो फैलाई गई। और उसके बाद में इंटरनेट के ऊपर कोई भी, इंटरनेट के ऊपर या वहां पर जो चीन है, उस चीन के अंदर कोई भी इस तियाननमेन स्क्वायर जो है उसके मैसेकर की बात नहीं कर सकता। अगर कोई आज भी बात करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंटरनेट पर अगर कोई इस प्रकार की चीजें पोस्ट करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ हांगकांग और ताइवान जो है वहां पर इसको, इस एनिवर्सरी जो है उसको मनाया जाता है, और वहां पर वो लोग जो है वो हमेशा याद करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी की मांग के लिए लगभग 10,000 लोग जो है, उन 10,000 लोगों ने अपनी जान दी थी। और ऐसी सत्ता को जो है वो हमेशा चैलेंज आगे भी किया जाना चाहिए। तो चीन ने इसको वाइप आउट कर दिया, और इन्होंने कुछ इस प्रकार का मैसेज दिया कि जो तियाननमेन स्क्वायर है वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड एट तियाननमेन स्क्वायर। आज अगर चीन के अंदर जाकर किसी नई पीढ़ी से पूछा जाए कि क्या आपको उस नरसंहार के बारे में पता है, तो वहां पर बिल्कुल नहीं पता उन्हें किसी। फिर अब यहां पर भारत के अंदर क्या रेस्पॉन्स है? पूरे विश्व के अंदर इस तियाननमेन स्क्वायर जो है उसके मैसेकर की आलोचना की गई। इवन कम्युनिस्ट शक्तियों ने भी आलोचना की। यूएसएसआर जो कि मिखाइल गोर्बाचेव के अंडर में था उस वक्त, उसने इसकी आलोचना की कि भाई ये जो शक्ति का प्रयोग है वो गलत था। यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। बाकी पूरे विश्व ने जो है वो इसकी आलोचना की। भारत के अंदर जो राजनीतिक दल थे अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उन्होंने इसकी आलोचना की, सिर्फ एक दल को छोड़कर। और भारत के अंदर वो जो दल है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, जो आज डेमोक्रेसी के या छात्र हितों के जो हितैषी बने फिरते हैं, ये वो एकमात्र दल भारत के अंदर है जिसने इस जो आंदोलन था, इस आंदोलन की तारीफें की थी। इवन इस आंदोलन से पहले जो कम्युनिस्ट सरकार के अंदर वहां चल रहा था चाइना के अंदर, उस कम्युनिस्ट सरकार को तो इन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि ये वास्तविक कम्युनिज्म है ही नहीं। वास्तविक कम्युनिज्म अगर आपको देखना है तो जो केरला है वहां पर आकर देखो, वहां पर कम्युनिज्म आपको दिखेगा। परंतु जैसे ही ये मैसेकर किया तब इनको लगा कि हाँ नहीं, ये अब वापस मजा आया, और इस बार जो है वो कम्युनिस्टों ने अपनी वापस शक्ति जो है वो दिखाई है। अगर हम, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि कम्युनिस्टों का जो इतिहास है वो कितना रक्त रंजित इतिहास है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर क्योंकि कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा है, एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट है, इस वजह से इन सभी रक्त रंजित इतिहासों की कोई चर्चा करता नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो चीन के अंदर इससे पहले भी जो माओ जेडांग थे, माओ जेडांग के द्वारा वहां पर 7 करोड़ लोगों की हत्या की गई। अपने जो पूरा कार्यकाल है उस कार्यकाल के अंदर उन्होंने अलग अलग जो रेवोल्यूशन की है, या कभी कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पर, कभी लॉन्ग मार्च के नाम पर, उन्होंने जितने लोगों की हत्या की, अगर उसका टोटल कर लिया जाए तो 7 करोड़ आता है।
इसके अलावा रूस के अंदर जो लेनिन और स्टालिन है, इन दोनों ने मिलकर 3 करोड़ लोगों की हत्या की है। तो ये 3 लोग मात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक सदी जो है, उस एक सदी के अंदर 10 करोड़ लोगों की हत्या जो है इन लोगों के द्वारा की गई है। तो नियर फ्यूचर के मतलब नियर जो हिस्ट्री है, कंटेम्पररी हिस्ट्री है, उसके अंदर इनसे ज्यादा बड़ा जो हत्यारा है वो कोई भी नहीं है। और इनकी इन सभी जो करतूतें हैं, उन सभी करतूतों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया गया, मीडिया से हटा दिया गया, लोगों के दिमाग से हटा दिया गया, ताकि इनका एक जो पॉजिटिव चेहरा है वो दिखे। आज भारत के अंदर जो है बार बार कम्युनिस्ट जो है वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम छात्र हितों के साथ है। और जब भी मुझे छात्र हितों वाली बात कम्युनिस्टों के मुंह से निकलती है, तब मुझे याद आती है इस तियानमेन स्क्वायर की, कि तियानमेन स्क्वायर के अंदर जब मैसेकर हुआ छात्रों का, तब ये लोग जो है वो कहां थे। इनके लिए सभी प्रकार के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक साधन है। इनका जो साध्य है वो साध्य मात्र एक है, और वो है सत्ता। और सत्ता जो है उस सत्ता के लिए लाल हाथ करना, रंग खून के अंदर अपना हाथ करना जो है वो इनका शौक है, और इस शौक को ये बार बार पूरा करते रहते हैं। भारत के अंदर भी आज भी कम्युनिस्ट चाहते हैं कि भारत के अंदर खून की नदियां जो है बहनी चाहिए। इसका अगर आपको नहीं पता तो वर्तमान के अंदर जो यूएसए के अंदर चल रहा है, यूएसए में आंदोलन चल रहे हैं, यूएसए के अंदर जो है वो रेसिस्ट मूवमेंट के खिलाफ, रेसिस्ट जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उसके कारण दंगा भी हो रहा है। तो भारत के सारे कम्युनिस्ट, बुद्धिजीवी कम्युनिस्ट जो है वो सारे जाग गए, और उन्होंने कहा इसी प्रकार की चीज जो है भारत में भी होनी चाहिए, भारत में भी इसी प्रकार के दंगे जो है वो होने चाहिए। तो ये दंगे होने, खून की नदियां बहना, इसमें इनको एक अलग ही प्रकार का सेटिस्फेक्शन, एक अलग प्रकार का आनंद जो है वो आता है, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है, और इन्होंने ऐसी ही चीजों को जो है वो एंजॉय किया है। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, उस कम्युनिस्ट पार्टी आगे से कभी अगर आपको कोई मिले और ये कहे कि साहब कम्युनिस्ट जो है वो वाकई में भले होते हैं, तो उनको इस तियाननमेन स्क्वायर का जो मैसेकर है उसकी याद दिलाना, और पूछना कि उसके ऊपर तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम्हारी पार्टी का स्टैंड उस समय क्या रहा था। इसलिए नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव, कभी भी इस बात को भूलो मत, और ना ही कभी इनको क्षमा करो। तो नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव, बार बार इस बात को याद करना जो है वो जरूरी है। और इसीलिए हम जब भी ये 4 जून जब भी आए, तो 4 जून को किसी का बर्थडे हो तो वो भले ही भूल जाना, परंतु तियाननमेन स्क्वायर के अंदर जो मैसेकर हुआ उसको जरूर याद रखें। धन्यवाद।